हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में वैसे हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू इंस्ट्रक्शंस। पहली बात कि हम वीडियोस को दो लेवल में कैटेगराइज करते हुए चलेंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 का एम होगा कि आप लोग एनटीएससी में 13 में से इजीली 10 अचीव कर सको। और लेवल 2 कई बार क्या है कि पेपर जैसा कि इस बार का आया वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल तक का ही था, बट ऐसा नहीं होता कि हमेशा पेपर इसी लेवल का बने। तो हम जिस लेवल से पढ़ रहे हैं हम उस लेवल को मेंटेन तो ज़रूर करेंगे, बट मैं इसको दो में कैटेगराइज कर दूंगा। लेकिन सबको लेवल 1 तक का तो पढ़ना है ताकि वो सबके लिए, वैसे वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक को, और उससे थोड़ा सा अबाव जो कि मैं बेसिक क्लास में दे दूँगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आप सभी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को डाउनलोड कर लें, मैं तो प्रोवाइड करूँगा ही, आप लोग इन एडवांस ही डाउनलोड कर लें, उसको हमें फोकस करना है। ओके, आज का जो चैप्टर है दैट इज़ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली जो हम अभी तक लास्ट चैप्टर्स तक पढ़ चुके हैं वो कहलाता था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाली वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को करते हैं, तो वो काइनेमेटिक्स कहलाती है। लेकिन ये कोई एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, और अगर वो रुकी हुई स्टेट से चल रहा है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, रुका हुआ था और वो मूव करना स्टार्ट करा, और कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और जैसे कार मूव कर रही थी ब्रेक लगाने से रुक गया। एक्चुअली ब्रेक में क्या हो रहा है, ब्रेक के केस में जो गाड़ी के अंदर ब्रेक है वो एक फोर्स लगाती है। तो जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज़ व्हाट इज़ अ कॉज ऑफ दिस मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन का चेंज होने का कॉज क्या है। ठीक है, इसी को हम डायनामिक्स कहते हैं। ठीक, व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स दो तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे आपने पिछली क्लासेस में छोटी क्लास 8 तक पढ़ा है, पुश और पुल है। कहना इतना ही सफिशेंट नहीं है। पुश और पुल जो कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ला सके, ठीक है, उसे हम फोर्स कह सकते हैं। और अगर इसे थोड़ा और माइन्यूटली बोले तो इट इज़ अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदल सके, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो रोक सके, और रुका हुआ है तो मूव करा सके। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा और समझते हैं। डायनामिक्स के काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को पढ़ते थे, और जो डायनामिक्स है उसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे। कॉज मतलब कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है, कोई एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ तो क्यों है, उस चीज़ों को पढ़ेंगे। एक एग्जांपल देखो, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। एक ऑब्जेक्ट u से v वेलोसिटी गेन करता है। अब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, क्यों हुई, आपने 8th में पढ़ा है ना, व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसमें है कि इट कैन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो क्यों ही होगी, क्योंकि इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। ठीक है, जैसे एक बॉल को आप किसी हाइट से छोड़ते हो तो जैसे जैसे वो अर्थ के नज़दीक पहुंचती जाती है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फोर्स इज़ अ कॉज दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं एसआई यूनिट क्या है इसकी। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक, एक हम दो सिस्टम्स पढ़ते हैं बेटा फिज़िक्स के अंदर, हम लोग पढ़ते हैं एसआई सिस्टम, जिसे एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है। एमकेएस का मतलब आप यहाँ पर समझिए बेटा, एम का मतलब होता है कि जो भी लेंथ वाले मेजरमेंट है वो हम करेंगे मीटर्स में। के का मतलब होता है जो भी मास का मेजरमेंट है वो हम लोग करेंगे केजी में, और एस का मतलब है टाइम का मेजरमेंट हम करेंगे सेकंड्स में। सीजीएस का मतलब क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम सीजीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं। चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, एटॉमिक लेवल पे बात होती है, तो उनका जो मास है वो कभी भी केजी में नहीं आता, वो ग्राम्स मिलीग्राम्स में चलता है।
फिर आती है बात उधर पे जो डायामीटर्स हैं वो तो बहुत छोटे होंगे ऑब्जेक्ट के जो हमने सैंपल लिया है, इसीलिए वहाँ पर हम लेंथ के मेजरमेंट को सेंटीमीटर्स में लेते हैं, टाइम सेकंड्स में ही रहता है। तो एक कन्वर्जन रिलेशन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायक्स। ये भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ फोर्सेस। आपने ये 8th में भी पढ़ा है, आपने बेसिकली इन दो कैटेगरीज में पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है बिना उसे छुए तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। हम इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स को डील करेंगे और बाद में एक चैप्टर भी आएगा कंप्लीट ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से। वैसे इस चैप्टर में हमारा बेसिक मोर कंसंट्रेशन रहेगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे, जिसमें आएगा आपका टेंशन फोर्स, पढ़ेंगे सब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। ये सारे फोर्स जो मैंने एग्जांपल दिए हैं ये कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑब्जेक्टिव में इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वीक फोर्सेस भी ऐसे होते हैं। वीक फोर्सेस कौन से फोर्स हैं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स, गैस के मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक एटम्स जो हैं सॉलिड के या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो वीक फोर्स होता है, बहुत वीक फोर्स रहता है। इसीलिए जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इजीली टूट जाते हैं। ठीक है, पानी को गर्म करा वो इजीली अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। अब मैं यहाँ पे जो स्टेट बोल रहा हूँ वो सॉलिड, लिक्विड, गैस बोल रहा हूँ। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है उन्हें हम। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियर फोर्स है। इसकी पूरी अलग से फिज़िक्स है जिसे न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। एक एक करके इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला रिक्वायर्ड फोर्स जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अब बात है कि ग्रेविटी जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा। कोई भी मैटर पढ़ा हुआ, एनीथिंग दैट हैज़ मास। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि एक मैटर हो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, मतलब उसके पास मास होना चाहिए तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके पास मास ना हो। कोई चीज़ मैटर है, कुछ है, तो उसके पास मास होगा ही होगा। ठीक है, फोर्स, और रही बात इसको डिफाइन करने की, द फोर्स विद विच, ऐसा फोर्स जिससे कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर की तरफ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। ओके, अब इधर पे हमें कुछ चीज़ें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझना इसे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए ये अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है आपको। तो अर्थ पे कोई एक पर्सन अगर यहाँ खड़ा है तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होगी, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे एक्ट करेगी। अगर कोई एक पर्सन यहाँ खड़ा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ एक्ट करेगी, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। और अगर कोई एक पर्सन यहाँ खड़ा है तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ही होगी। अच्छा, कोई एक पर्सन यहाँ पर हो, हम सारे अर्थ पर हर जगह पे एक तरीके से उससे चिपके हुए हैं, तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, एक टर्म और आप बार बार देखोगे, जैसे मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स, कहीं पे भी फोर्स आए, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट भी कहा जाता है। हम लोग जो अपना कहते हैं ना हमारा वेट 60 न्यूटन है, 60 kg है, कहना गलत है। दैट आवर वेट इज़ 60 किलोग्राम फोर्स। इन मैनी क्वेश्चंस वेट माइट बी गिवन इन kgf, किलोग्राम फोर्स में वेट दिया होता है, तो कभी भी न्यूमेरिकल में किलोग्राम फोर्स का यूज़ नहीं करना, उसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, न्यूटन के अंदर। और रिलेशन है सिंपली 10 और 9.8 के बराबर होता है आपका 1 kgf।
एक्चुअली क्वेश्चन में वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू देगा, तो मतलब स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करना है। अगर स्मॉल जी उन्होंने 10 दिया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर क्वेश्चन में स्मॉल जी जो है 9.8 दिया है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर आप पे छोड़ा है तो आपको जो सहूलियत लगे उससे कर देना। एक्चुअली अगर हम बात करें, एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला ये है, ये सारा हम पढ़ेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन में। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। m1 m2 जो दो मासेस हैं वो है, r उनके बीच का सेपरेशन है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, जब बेटा कभी भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो एट द सरफेस ऑफ देयर कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ देयर कांटेक्ट, उनके बीच में ना कोई एक तरह का फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट एक तरह का फोर्स एक्ट करता है, जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। रिएक्शन मतलब इस किसी ऑब्जेक्ट पर कोई दूसरा फोर्स लग रहा होगा तभी रिएक्शन आता है। देखेंगे इन चीज़ों को। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या है। एक छोटा सा हम यहाँ पर फोर्स बना रहे हैं सभी ऑब्जेक्ट, जैसे एक मास है, इस मास के ऊपर आने वाले सारे फोर्सेस को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मास के ऊपर देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स बनाते हैं तो उसे कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। आगे इसको थोड़ा सा समझेंगे, फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि इस मास के ऊपर हम फोर्स बना रहे हैं। तो फोर्स बनाने का तरीका क्या है, इसके आसपास जितनी सराउंडिंग चीज़ें हैं वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएंगी उसे हम कहते हैं इसके ऊपर बनने वाले फोर्सेस। तो एक सराउंडिंग हमेशा अर्थ होगी, ये ऑब्जेक्ट हम अर्थ पे बात कर रहे हैं या किसी प्लैनेट पे, तो अर्थ की बात हम लोग हमेशा लेंगे। तो अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी क्योंकि इसके पास मास है, तो वो होगा mg। अब अगर इसे सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इस तरह की एक टेबल पे रखा है, इस फोर्स की वजह से इसे नीचे तो जाना चाहिए। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट ये नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब इससे नीचे जाने से रोकने के लिए एक फोर्स और लग रहा होगा, वो लगेगा ये वाला, जिसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस से, या फिर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं। बनाया कैसे जाए ये समझिए, ठीक है। जैसे ये जो ब्लॉक है जिसके ऊपर हम नॉर्मल रिएक्शन बनाना चाह रहे हैं, ये वो ब्लॉक है, ये सरफेस को टच कहाँ कर रहा है, अपने इस वाले पॉइंट, इस वाले एरिया पर टच कर रहा है। तो ये जो है इस ब्लॉक का ये वाला एरिया जो है वो कहलाएगा सरफेस इन कांटेक्ट। कांटेक्ट सरफेस ये है, बस कांटेक्ट सरफेस से अवे, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा नॉर्मल। अच्छा, हमेशा जो नॉर्मल फोर्स है या नॉर्मल रिएक्शन है ये पेयर में एक्ट करता है, मतलब ये अकेला नहीं आता, ठीक है। ये अपीयर कर रहा है ना फोर्स, ये पहले से नहीं है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये फोर्स ना लगे तो ये इस सरफेस के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, तो फिर उस समय ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो बात ऐसी है कि ग्रेविटी ने फोर्स लगाया, इस ग्रेविटी के फोर्स लगने के कारण, ग्रेविटी ने जो है फोर्स लगाया, इस ग्रेविटी के फोर्स लगने के कारण इसे नीचे जाना चाहिए था, बट ये जो टेबल है ये इसे नीचे जाने से क्या कर रही है, रोक रही है। अब रोकने के लिए एक फ़ोर्स लगना चाहिए, तो वो फोर्स कहलाएगा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये कभी अकेला नहीं होगा, ये पेयर में एक्ट करेगा। तो देखो ज़रा, जो टेबल है उसके साथ भी तो इसका कांटेक्ट हो रहा है, तो इस टेबल या जो सरफेस है उसके साथ कितने एरिया पे कांटेक्ट हो रहा है, इस इतने एरिया पे। तो ये जो कांटेक्ट एरिया है इससे नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होती है हमेशा अवे और परपेंडिकुलर। तो ये वाला एरिया किसका है, इससे सरफेस का एरिया है, और इससे होगी ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर एंड अवे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और समझेंगे। नॉर्मल रिएक्शन अपीयर्स इन पेयर, ये बात मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, ये तो फ्लैट सरफेस था, अगर सरफेस हो सर्कुलर तो कभी भी सर्कुलर या स्फेरिकल के केस में जो नॉर्मल होता है वो बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो, कोई भी अगर लाइन जो बनेगी
जो नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन बनेगी, अगर उसे हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो वो सेंटर से पास करना चाहिए। ठीक है, अब ज़रा समझना, यहाँ पर हम इसे बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हमने एक मास को यहाँ पर कंसीडर किया। ठीक है, अब इस मास के ये जो मास m है ये अर्थ के सरफेस से यहाँ पर कांटेक्ट बना रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट से अवे बनाओगे। ठीक है, इसके ऊपर कांटेक्ट यहाँ हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इससे अवे, क्योंकि ये फोर्स मैं इस m पे बना रहा हूँ तो मतलब ये फोर्स m पर लग रहा है, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। ठीक है, अगर हम इधर पे एक मास लेता हूँ, इसके ऊपर कांटेक्ट सरफेस बनाना है तो ये ऐसा होगा, और आप देख रहे हो मैं इसे पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये सेंटर से पास कर रहा है। तो ये खास बात रहेगी कर्व्ड सरफेस की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई कर्व सरफेस आपको इतना सा दिया और बोल रहा है यहाँ पर एक मास m रखा है और इसका सेंटर यहाँ पे शो कर रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन बनाना है तो आप पहले ये देखो, ये जो m मास है इसका कितना सरफेस अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये वाला सरफेस है ना अर्थ के साथ क्या आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या बनाओ, एक नॉर्मल। तो आप ऐसा कर लो ना, इस पूरे सरफेस पे यहाँ से एक डॉटेड लाइन सेंटर से जोड़ दीजिए और इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दोगे तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। खास बात ये रहती है, नॉर्मल होने का मतलब है ये सरफेस के साथ इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। बेसिक तरीका एक्चुअली ये होता है कि जिस पॉइंट पर आप ये फोर्स रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट पे जो 90 डिग्री की लाइन होगी ना वो नॉर्मल कहलाएगी। अब उसे अगर आप मैथमेटिकली देखोगे, इस लाइन को जैसे आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, नॉर्मल बनाया, और इस लाइन को जब पीछे एक्सटेंड करते हो तो वो हमेशा सेंटर से पास करती है। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया कि जो लाइन सेंटर से पास हम सेंटर से इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड, और उसी को आगे एक्सटेंड कर दोगे तो डेफिनेटली नॉर्मल होगा। ठीक है, in circle or sphere normal reaction will be definitely passing through the center of circle। अगर sphere की बात करें तो sphere। ठीक है, तो दो चीज़ें समझ में आई। नॉर्मल रिएक्शन बेटा थोड़ा सा ऐसा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तब लगता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जहाँ पर एक बॉडी दूसरे के सरफेस के साथ कांटेक्ट पर आ रही है उससे अवे बनाया जाता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करेगा, मतलब कांटेक्ट दो बॉडी का है तो अगर दो बॉडी कांटेक्ट में आ रही हैं तो दो नॉर्मल रिएक्शन होंगे, एक बॉडी का, ठीक है, एक बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक सरफेस पर लगेगा जिसके साथ वो कांटेक्ट में है। इसीलिए अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल एक्ट, तो जितने सरफेस इन कांटेक्ट होंगे, जितनी जगह जितनी बॉडी कांटेक्ट कर रही होंगी उतने ही नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल यहाँ देखो, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम इंक्लाइंड प्लेन और पूरे स्ट्रक्चर को वेज कहते हैं। ये तो हो गया इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम वेज कहेंगे। अब इस वेज के केस में अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन बनाना है तो तरीका क्या है, देखो मैंने यहाँ पर बनाया भी है कि ये m मास, तो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ इसका मतलब है कि आप इसको अगर साइड में बना के देखो, ये है हमारा बॉडी m और ये है हमारा इंक्लाइन। तो बॉडी m जो है इतने एरिया पर कांटेक्ट कर रही थी किसके साथ, सरफेस के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन इससे अवे बना दीजिए, इस लाइन पर बड़े इजीली 90 डिग्री पे बन जाएगा। और इतना ही सरफेस जो है, इतना ही एरिया इसका इस वाले इंक्लाइंड प्लेन के साथ कांटेक्ट में आया होगा, तो अगर मैं उसे डार्क करता हूँ तो इतना एरिया जो है इसका उसके कांटेक्ट में आया होगा। तो एरिया इन कांटेक्ट, सरफेस इन कांटेक्ट से अवे परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो नॉर्मल होगी, क्योंकि इन दोनों का पेयर कांटेक्ट में हुआ था तो नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, डायरेक्शंस अवे होंगी। ठीक है, ये कहलाता है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगली बात है व्हाट इज़ ए टेंशन। एक ऐसा फोर्स है जो फ्लेक्सिबल थिंग्स में एक्ट करता है।
ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग, चेन एंड रॉड, हम लोग ज़्यादा स्टडीज़ करेंगे स्ट्रिंग्स की, ठीक है। अब ख़ास बात कि जो स्ट्रिंग है, अगर आप एक एग्ज़ाम्पल देखो कि आपके पास एक स्ट्रिंग का मतलब रस्सी से, आपके पास एक बहुत बड़ी रस्सी है। अब उस बहुत बड़ी रस्सी को आपने किसी एक भारी से बॉक्स से बांध रखा, उसे खींचना चाह रहे हो। तो जब तक वो रस्सी में खिंचाव, जब तक वो पूरी की पूरी रस्सी जो है जैसे ज़मीन पे पड़ी हुई है लिपटी हुई, आप उसको पकड़ के फोर्स खींचोगे तो फोर्स से खींचना चाहोगे, तो जब तक वो ऐसे ज़मीन पर ढीली ढीली होके पड़ी हुई है, जब तक फोर्स उस ब्लॉक पे लगेगा ही नहीं, उस बॉक्स पे लगेगा ही नहीं। जब वो रस्सी पूरी तरह से खिंच के टाइट हो जाएगी, उसके बाद फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा बॉक्स के ऊपर। आप भले ही फोर्स किस पर लगा रहे हो, अभी रस्सी पर लगा रहे हो। तो टेंशन का फोर्स जब आना शुरू होता है, जब रस्सी में, स्ट्रिंग में क्या हो, खिंचाव हो, स्ट्रेचनेस हो। जब तक वो ढीली है, ढीले से मतलब होगा स्लैक, जब तक वो स्लैक है तब तक टेंशन का फोर्स नहीं लगेगा। हम रस्सी की मदद से बॉक्स को खींचना चाह रहे हैं, तो बॉक्स के ऊपर आपका फोर्स नहीं लग रहा, बॉक्स के ऊपर रस्सी के ऊपर आने वाले टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। उस टेंशन फोर्स की वजह से बॉक्स मूव करेगा। इन्हीं चीज़ों को समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एक मास है एम मास की एक बॉल को लटकाया गया है, किससे, रस्सी की मदद से। तो हमें समझना है इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस। बात ऐसी है, ये रस्सी से लटका के हम ऐसे रख देंगे तो ये क्या होगा, मास रुका हुआ होगा। तो बोलेंगे ये मास रुका हुआ क्यों है। उस क्यों का कारण हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। टोटल फोर्स इस पे जो लग रहा है, जिसे कहा जाएगा नेट फोर्स, वो 100% जीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में करेगा, एक्ट मूव करना शुरू करेगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। नेट का मतलब होता है टोटल। एक रस्सी को दो टीम ने टग ऑफ वॉर में खींचना शुरू करा, टीम ए टुवर्ड्स राइट, टीम बी टुवर्ड्स लेफ्ट। टीम ए ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, टीम बी ने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो नेट फोर्स रस्सी पे कितना आया, 3 का, क्योंकि 10 न्यूटन राइट में, 3 न्यूटन लेफ़्ट में। राइट वाला पॉजिटिव ले लिया, लेफ़्ट वाला नेगेटिव ले लिया, टोटल फोर्स आया +3। पॉजिटिव मतलब राइट वाली डायरेक्शन, तो राइट डायरेक्शन में रस्सी मूव करेगी और 100% राइट वाली टीम जीतेगी। वही चीज़ है, अगर ये दोनों बराबर लगते, दोनों तरफ फोर्स, तो कोई टीम जीतने नहीं वाली थी, मैच होना था ड्रॉ। समझेंगे इसे। डायरेक्शन ऑफ टेंशन कैसी होती है, क्योंकि हमें ना फोर्स तो पता है कि रस्सी में टेंशन आएगा। फिर बात करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दो चीज़ें क्लियर। डायरेक्शन कैसे बनाए, अर्थ के लिए तो बहुत ईजी है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ की तरफ शो कर दीजिए, ठीक है। अब बात कर दी यहाँ पर कि टेंशन की फ़ोर्स कैसे बनाया जाए। तो देखिए, टेंशन की फ़ोर्स को बनाने का तरीका, ये रस्सी जहाँ पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट बनाएगी, ठीक है, ये यहाँ तक तो रस्सी है। अब इसने यहाँ मास, इसके लिए दूसरा रस्सी का पार्ट थोड़ी है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, वहाँ कांटेक्ट बनाया, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे। यहाँ पर क्या है, सरफेस के साथ इस रस्सी ने कांटेक्ट बनाया, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे। जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन सेम, ठीक है। वहाँ पे भी क्या था, सरफेस ऑफ कांटेक्ट से अवे, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। इफ़ स्ट्रिंग चेंजेस टेंशन ऑल्सो चेंजेस। जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन सेम, लेकिन अगर दूसरी रस्सी आ जाएगी तो टेंशन बदल जाएगा, ठीक है। मोस्टली टेंशन इज ड्रॉन एट द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द अदर बॉडीज, ठीक है। टेंशन फोर्स ऑलवेज अपीयर इन स्ट्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड। अगर वो स्लैक है, लूज़ है, तो वहाँ पे टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिए। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके पास एक बॉल है और उसको आपने रस्सी से बांध के एक टावर पर ले गए। अब आप उसे वहाँ से छोड़ोगे, बॉल के साथ रस्सी बंधी हुई है, तो देखो, आप पहले आपने पकड़ रखा था जब रस्सी में खिंचाव था, टेंशन होगा उसमें। छोड़ोगे ना तो बॉल भी नीचे जा रही है और रस्सी भी नीचे जा रही है। अगर उसको किसी कैमरा से हम लोग कैप्चर करें तो रस्सी जो है एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, इरेगुलर शेप में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें ढीलापन आ गया, तो टेंशन क्या हो गया, 0, ठीक है। इधर से एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसको यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन जो रस्सी है, इसके अंदर कितना टेंशन होगा, टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब ज़रा देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पर हमें ये फोर्सेस बनाने आने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ज़रा कि जैसे कि मास m है, इसके ऊपर एक रस्सी को बांधा गया इस पॉइंट से, और यहाँ से किसी पर्सन ने इसको हाथ से पकड़ के फोर्स लगाया। तो आपका फोर्स लगा है रस्सी पे, रस्सी जुड़ी है मास से, तो रस्सी में जब तक खिंचाव नहीं आएगा वो मास तक फोर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी, ठीक है, और ये मास मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा जो किसी एक पर्सन ने पकड़ के खींचा, रस्सी में खिंचाव आया, तो रस्सी इस पॉइंट पर मास के साथ कांटेक्ट बना रही है, तो यहाँ पर लगेगा टेंशन, ठीक है, ये बनाने आने चाहिए। अब ज़रा देखिए यहाँ पर m1 m2, और यहाँ पर इतनी बड़ी और रस्सी रखी और इसको एक पर्सन ने अपने हाथ से पकड़कर खींचा, तो ये आपका एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है। अब ये फोर्स जो है मास m1 पर ट्रांसफ़र होगा स्ट्रिंग की मदद से, तो स्ट्रिंग यहाँ पे कांटेक्ट कर रही है, तो ये होगा टेंशन का फोर्स, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग अलग अलग हैं, तो यहाँ वाली टेंशन का नाम T है, तो यहाँ पे टेंशन का नाम T1 T2 या T डैश जो आप रखना चाहो, अलग नाम रखना है, T नहीं रख सकते। ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पर m1 से कांटेक्ट बना रही है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट बना रही है, तो इससे अभी। अब ये स्ट्रिंग यहाँ पर m2 से कांटेक्ट बना रही है, तो इस पॉइंट से अभी। ये एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन होगा T1 T1। अब इसी तरह के एग्जांपल्स यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए एक स्ट्रिंग की मदद से मास को ऐसे करके लटकाया गया है। राइट में एक वॉल है और ये लेफ़्ट में एक ऊपर की तरफ एक वॉल है, इससे एक मास को ऐसे लटका दिया गया। mg मास के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स जिसको भी मास दिखाया उस पर ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर लगेगा जो कि वेट है। अब ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पर कांटेक्ट बना रही है m से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे। यहाँ पर कांटेक्ट बना रही है वॉल से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे। जब भी स्ट्रिंग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट बनाती है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे एक्ट करता है टेंशन का फोर्स। ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रही है स्ट्रिंग के मास के साथ, तो अवे। यहाँ पर इस वॉल के साथ, तो उससे अवे टेंशन। इसमें टेंशन की मैग्नीट्यूड को सेम रखोगे, इधर पे टेंशन के मैग्नीट्यूड को सेम रखोगे। यहाँ दोनों T1 होने चाहिए, यहाँ पे दोनों की वैल्यू T होनी चाहिए। अब ज़रा देखिए, आपके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन के तौर पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो कि ये कोई एक इसे वेज कहेंगे और इसका इंक्लाइंड प्लेन के साथ एक दूसरा इस तरह का ब्लॉक जुड़ा हुआ है। ये जो ब्लॉक है एक तरफ इस वेज के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, एक तरफ इस दीवार के बीच में फंसा हुआ है, तो ये इस पोजीशन पर आके रुक गया। तो आपको क्या करने हैं, नॉर्मल रिएक्शन बनाने हैं जहाँ जहाँ पर इस वेज का कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, किसके साथ, ब्लॉक के साथ, वेज का सरफेस के साथ, ब्लॉक का सरफेस के साथ। तो आप देखिए जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतने नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो ज़रा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखते हैं। वेज का होगा इस वाले ग्राउंड सरफेस के साथ 1, वेज का होगा इस ब्लॉक के साथ 2, ब्लॉक का होगा इस वॉल के साथ 3। तो कम से कम 3 हमारे नॉर्मल रिएक्शन बने, कम से कम नहीं 3 नॉर्मल रिएक्शंस बनेंगे। तो एक एक करके हम सारे नॉर्मल रिएक्शंस ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो आप बॉडीज़ को अलग अलग बना के देख लीजिए, आपका इजीली बन जाएगा। मतलब जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है वहाँ वहाँ बनाते चले। जैसे देखो उस पूरे एग्जांपल को मैं यहाँ पर वेज ब्लॉक को बनाता हूँ, वेज नहीं ब्लॉक को। जैसे ये है आपका ब्लॉक। अब ब्लॉक के ऊपर क्योंकि वो 2 तरफ से कांटेक्ट ऑब्टेन कर रहा है, तो एक इधर पे इसका कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या बताया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे एंड उस पर नॉर्मल बन गया एक नॉर्मल रिएक्शन, इसका नाम हमने N1 ले लिया। और यहाँ पर अगर हम कहें जो वेज था, वेज के साथ भी इतना ही एरिया, इतना ही सरफेस क्या है कांटेक्ट में था। तो वेज के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो सरफेस इन कांटेक्ट के ऊपर अवे, उसका वैल्यू भी न्यूमेरिक n,
इतना ख़त्म हुआ। ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पर एक वॉल के साथ कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है। वेज का इतना सरफेस वॉल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो इतना ही मतलब कांटेक्ट दो के मिलने से बनता है, दो के जुड़ने से होगा। तो जितना सरफेस इसका कांटेक्ट में आ रहा उतना ही इसका इतना, तो इसको मैंने डार्कन कर दिया। तो इतना सरफेस इसका कांटेक्ट में, तो सरफेस इन कांटेक्ट से अवे, ठीक है। सरफेस जो इसका कांटेक्ट हो रहा है उससे अवे फोर्स होना चाहिए। यहाँ पर सरफेस इन कांटेक्ट से अवे N2 ओके। तो यहाँ पे जो बनाया हमने सरफेस इन कांटेक्ट से अवे। अच्छा, इसमें ना कई बार कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सरफेस इन कांटेक्ट से अवे तो इस तरह भी हो सकता है। तो देखिए, जिन दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हुआ था पेयर्ड वे में, उसकी तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अवे का मतलब क्या है, इस सरफेस इन कांटेक्ट से अवे फ्रॉम जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उससे अवे। यहाँ देखिए, इसका और इसका कांटेक्ट हुआ। अब देखो, ये था इसका सरफेस इन कांटेक्ट, तो जो हमारा अवे होगा परपेंडिकुलर होगा अवे फ्रॉम सरफेस इन कांटेक्ट, ये दोनों जहाँ पर आपस में जुड़ेंगे उससे अवे। यहाँ पर देखा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे उससे अवे ले चलिए, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इस वेज को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ से मैंने वेज को कंप्लीट करा। तो वेज इस ग्राउंड के साथ इतने सरफेस पर कांटेक्ट बनाएगा और यहाँ पर ग्राउंड के साथ इतने रीजन पर कांटेक्ट बनेगा। तो इसको मैंने डार्कन कर दिया, ठीक है। इसको हमने डार्कन कर दिया। कभी भी ये जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है ना, इन दोनों रीजन में अंदर की तरफ नहीं आएगा, इससे अवे जाएगा। ये देख के चलना, ठीक है। मैंने दोनों को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, ये जो वेज है, ये इसको हम वेज जो कह रहे हैं, ये इसका सरफेस इन कांटेक्ट है। तो सरफेस इन कांटेक्ट से फोर्स क्या बनना चाहिए, अवे। N3 दिस एरो विल नॉट बी इन दिस रीजन, इस रीजन में नहीं बनेगी, ठीक है। या फिर कहें जिस ऑब्जेक्ट के साथ इसका कांटेक्ट हो रहा है, जिस सरफेस के साथ ये जुड़ रही थी उसकी तरफ नहीं होना चाहिए, उससे अवे होना चाहिए। सरफेस इन कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट था, इससे अवे होना चाहिए। ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने सारे बना दिए। अब मैंने इनको अलग अलग करके बनाया। अब इसकी बात करें तो इस पर ये फोर्स लग रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन वेज के ऊपर 1 2, नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर 1 2, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल वॉल के ऊपर सिर्फ 1, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड सरफेस पर सिर्फ 1। सभी पर नॉर्मल रिएक्शन बन गए। अब अगर इनके मास दे दें तो इन सब के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। वो हमने बनाया नहीं है क्योंकि इन्होंने मास नहीं बताया, लगेगा ज़रूर। और क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही बनाने को कह रहा था। कितने नॉर्मल रिएक्शन, जितने सरफेस इन कॉन्टैक्ट्स, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो टोटल 3 नॉर्मल रिएक्शंस होंगे। ड्रॉ द टेंशन फोर्स। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के ब्लॉक्स दिए हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेंशन जितनी रस्सियाँ होंगी, 1 रस्सी 2 रस्सी 3 रस्सी, रस्सियों को काउंट करा उतने टेंशन होंगे, इसलिए T1 T2 T3, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। ये वॉल से ब्लॉक यहाँ पर जुड़ा था, तो ये जो रस्सी है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ रही है, यहाँ पर रस्सी ऊपर वाली वॉल से छत से जुड़ रही है यहाँ पर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, और हमेशा अवे का मतलब ये है जिससे जुड़ रही है उससे दूर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने मास m1 लिया और m2 के बीच में एक रस्सी। अब ये जो आपका m1 है रस्सी से यहाँ पर कांटेक्ट कर रहा है, m2 जो है वो रस्सी से यहाँ पर कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो m2 से अवे, यहाँ पर इस पॉइंट से m1 से अवे, क्योंकि कांटेक्ट यहाँ हो रहा है, सेम वहाँ पर सरफेस में था। m2 और
यहाँ पर ये वाली वॉल इस रस्सी से जुड़ रही है, पूरी रस्सी में टेंशन का वैल्यू सेम रखी जाएगी। तो यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है और यहाँ पर दीवार से कांटेक्ट हो रहा है, तो इधर से क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन T1 T की डायरेक्शन टेंशन की अवे, यहाँ पर भी टेंशन की डायरेक्शन अवे, अवे फ्रॉम, जैसे इसके साथ कांटेक्ट हो रहा है वॉल से तो वॉल से अवे फ्रॉम M2 मास, यहाँ पर भी अवे फ्रॉम जिस सरफेस से इसका कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब FBD हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले मतलब क्या है फ्री बॉडी डायग्राम का, ये समझ लीजिए कि किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, हमने क्या करा, एक सिस्टम लिया। सिस्टम मतलब कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपको पिछले से समझाता हूँ कि ये मास है, ये इधर एक रस्सी से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिस्टम, मान लिया गया ये कंप्लीट को। इस पूरे सिस्टम में अगर हम बात करें, इस मास भी एक सिस्टम है, स्ट्रिंग भी एक सिस्टम है। इस कंप्लीट सिस्टम की अगर बात करें तो इस मास के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस को हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो कहलाएगा इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए और उस पर सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं वो जो फोर्स लगा रही हैं, अगर उसे हम ड्रॉ करते हैं तो उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, बॉडी आर एज्यूम्ड एज मास, पॉइंट मास। हम जिस किसी बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसे पॉइंट मास बना लेते हैं। वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, किसकी वजह से, सराउंडिंग की वजह से। उसके सराउंडिंग में उसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कारण उसके ऊपर आने वाले फोर्सेस को हम कंसीडर करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। वो किसी और पे कितना फोर्स लगा रहा है वो नहीं, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ड्यू टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। फोर्स डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि ऑब्जर्वर कहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसके ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। एक एग्जांपल समझना कि आप अपने दोस्त के साथ कार में जा रहे थे या बस में जा रहे थे, बस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। स्कूल बस से कहीं जा रहे थे, किसी एक गार्ड या भैया ने, सिक्योरिटी गार्ड ने आपको देखा, तो आप दोनों उसे एक किसी एक्सेलरेटिंग फोर्स से मूव करते, एक एक्सेलरेशन से मूव करते हुए दिखाई देंगे। जो एक्सेलरेशन होगा किसी ऑब्जेक्ट के पास तो उसके पास फोर्स भी होगा, ठीक है। अगर वही गार्ड भैया, सिक्योरिटी गार्ड, अगर बस के अंदर आ जाते हैं तो उस समय उन्हें आप में से कोई भी किसी एक्सेलरेशन से मूव होता हुआ नहीं दिखाई देगा, मतलब आपके ऊपर किसी तरह का फोर्स लगता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो वो जब ग्राउंड से देख रहे थे तो आपके ऊपर एक फ़ोर्स एक्स्ट्रा लग रहा था, जब वो बस के अंदर आ गए तो आपके ऊपर वो वाला फोर्स अब उन्हें महसूस नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि अब आप सब के सब एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा। ये चीज़ हम अभी फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दिया कि ये एक मास है m, ठीक, इसके ऊपर अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने तो पहले ही आपको एक चीज़ समझाई थी कि आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया करें, मास, सरफेस इन कांटेक्ट, सरफेस, और इस सरफेस के साथ इतने एरिया पर कांटेक्ट हो रहा था। नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस इन कांटेक्ट से अवे फ्रॉम, मतलब जिन दो बॉडी का कांटेक्ट हुआ उसका पहले सरफेस कितना एरिया कांटेक्ट में आया, उस एरिया में अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कांटेक्ट बना दीजिए। इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा था तो वो दूसरे बॉडी से दूर जाता हुआ दिखना चाहिए, दूसरी बॉडी ये थी उससे दूर जाता हुआ दिखे। और इस पर इसकी बात करें तो दूसरी इस वाली बॉडी से कांटेक्ट था तो इससे अवे हो, ठीक है। दोनों के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बन गया। इसके पास कुछ मास दिखाया हुआ है तो 100% इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं इस m का, तो m को एक पॉइंट की तरह दिखा दीजिए, m, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में n, ठीक है। क्या कहा जाता है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक्चुअली ये वाला नॉर्मल रिएक्शन
ये लगा रहा है, ये वाला सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, जिस वजह से ये जो मास है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ये सरफेस पर फोर्स बनाया और यहाँ पर इसके ऊपर। तो इस पर बनने वाले फोर्सेस कौन से, एक तो ग्रेविटेशनल और एक ही एन, दोनों ड्रॉ कर दिए। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये आपका एक एम मास है, तो मास क्योंकि इस ब्लॉक का कुछ मास है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दिया। अब इसका यहाँ पर सरफेस इसके साथ कांटेक्ट हुआ होगा, बस ये सरफेस इन कांटेक्ट बना दीजिए, सरफेस इन कांटेक्ट से अवे, ठीक है। ये सरफेस इन कांटेक्ट है, इन दोनों का जो पेयर बन रहा है, तो सरफेस इन कांटेक्ट से अवे फ्रॉम द अदर बॉडी, जिस बॉडी से कांटेक्ट हो रहा है, वेज से कांटेक्ट हो रहा है तो अवे। यहाँ पर सरफेस इन कांटेक्ट है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बनेगा अवे फ्रॉम द अदर बॉडी। अदर बॉडी कौन है, ब्लॉक, तो ब्लॉक से अवे, ठीक है। हमें अगर इस एम मास का बनाना है तो हमने यहाँ पर एक एम मास लिया, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस एंगल के ऊपर, ठीक है। पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ऐसा एक पुली सिस्टम होता है। अगर आपको पुली ना पता हो तो आप थोड़ा सा नेट पर एक बार पुली डाल के देखिएगा, कुछ आपको एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। पहले कुएं में से जो पानी निकाला जाता था वहाँ पर पुली होती थी, बॉयज़ ने जिम के अंदर देखा होगा, ठीक है। मेटल्स की बनी हुई स्ट्रिंग होती हैं, ठीक है, कॉर्ड्स होती हैं, वो पुली के ऊपर से गुज़रती हैं, ठीक। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर एक पुली है, पुली के ऊपर एक रस्सी है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लटक रही है, और ये रस्सी जो है अब ऐसे मासेस की इस पोजीशन पे आकर मान लेते हैं जैसे भी अभी रखी हुई है। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है M1 का, M2 का, पुली का, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे हमने M2 देखा, मास देखा, तो M2G, ये स्ट्रिंग इस मास के साथ यहाँ कांटेक्ट कर रही है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, अवे मतलब जिस बॉडी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है स्ट्रिंग का, उससे अवे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर M1 का, M1 से स्ट्रिंग यहाँ पर जुड़ रही है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम अदर बॉडी यहाँ पर हो रहा है, तो उससे अवे, और क्योंकि मास था तो M1G, तो एक एक करके कंप्लीट करते हैं। M1 पर हमने M1G ग्रेविटेशनल फोर्स को ड्रॉ किया, M1G ग्रेविटेशनल फोर्स को ड्रॉ किया, ये वाली स्ट्रिंग इसके साथ यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रही थी, तो टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद अदर बॉडी बना दिया। तो हमने M1 को पॉइंट की तरह शो किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पर आपका टेंशन फोर्स क्या बन रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द अदर बॉडी से अवे, तो अवे बना दिया, ठीक है। उस बॉडी से दूर जाता हुआ दिखना चाहिए वो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से फोर्सेस बनेंगे। अब बात करते हैं M2 की, M2 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रस्सी है इसके साथ इसका कांटेक्ट यहाँ पे है, तो जिससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ इस मास से, तो इससे अवे, ये होगा आपका अवे। ये बन गया आपका कौन सा फोर्स, M2 के ऊपर बनने वाला, M2 के ऊपर बनने वाला कौन सा फोर्स हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। इसको कई बार ना छाता कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अम्ब्रेला ले लीजिए, यहाँ पर आप बैठ जाइए, अम्ब्रेला को खोल दीजिए, जिस तरफ अम्ब्रेला खोलेगा वो डायरेक्शन होगी टेंशन फोर्स की। यहाँ पे खड़े हो जाइए, अम्ब्रेला को खोल दीजिए, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोलेगा वो डायरेक्शन होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। सेम होता है आपके लिए, किसके लिए, नॉर्मल के लिए। आपको इस बॉडी के लिए बनाना, इस बॉडी पे बैठ जाइए, ठीक है। आप इस सरफेस पर आके बनाओगे तो इस सरफेस के ऊपर बैठ जाइए, ठीक। तो और आप अगर अपने छाते को खोलोगे तो छाता जिस तरफ खोलेगा वो डायरेक्शन होगी नॉर्मल डायरेक्शन। वैसे वो सिर्फ स्ट्रिंग पर लगाइए, ओके।